आज अपन बात करेंगे अजमेर का इतिहास के बारे में बात करेंगे। अजमेर के जो प्रसिद्ध शासक हुए उनके बारे में बात करेंगे, जो कि राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। अजमेर के जो चौहान वंश की स्थापना की थी, ये की थी 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी, जो कि आदि पुरुष हैं चौहान वंश के। और इन्होंने क्या किया था, सांबर झील के आसपास अपना अधिकार किया था, जिसे सपालदक्ष के नाम से बसाया गया था। और ये अपन को जो जानकारी मिलती हैं, ये बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में पड़ता है और इसके अनुसार सांबर का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। सांबर झील का जो निर्माण है, ये वासुदेव चौहान ने करवाया था। सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बनाया है, ठीक है। और जिसकी राजधानी थी छत्रपुर नागौर थी। ये अपन को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन को जो याद रखना है, 1113 में अजय राज ने अजमेर को बसाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर की स्थापना किसने की थी। अजय राज ने कब की थी, 1113 ईस्वी में। और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसे प्राचीन नाम में गढ़ बिटली नाम से जाना जाता था। ये रहा अजमेर का दुर्ग ऐसा है, जिसे वर्तमान में तारागढ़ कहते हैं। और ये तारागढ़ नाम क्यों पड़ा, तो ये मेवाड़ के राजकुमार जो थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कि तेज धावक थे, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते थे। इनकी रानी थी जिनका नाम था ताराबाई, उनके ऊपर ही इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा था। ये याद रखना। ये दुर्ग जो बड़ा है, ये घुघरी घाटी पर बना हुआ है, जहाँ पे आरपीएससी का वर्तमान मुख्यालय है। ये अपन को याद रखना है। उसके बाद अपन को याद रखना है अणोराज या अनाजी, जिनका शासनकाल 1133 से शुरू होता है। इनके काल में पुष्कर में उन्होंने आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कि आदिवरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अणोराज ने। ये याद रखना है। उनका बेटे का नाम था जगदेव। और जगदेव पितृहंता, यानी कि पितृहंता का मतलब होता है अपने पिता की हत्या कर देना, उसे पितृहंता कहते हैं। उसके बाद अणोराज ने जो निर्माण करवाया, अनासागर झील का निर्माण करवाया, जो कि अजमेर में। अब उस अनासागर झील के किनारे जहांगीर के द्वारा दौलत बाग बनाया गया है। यानी कि एक बागवान बनाया गया है जिसका नाम दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान कहते हैं। ये याद रखना है। उन्हीं के काल में शाहजहाँ ने यहाँ पे बारादरी बनाई थी, यानी कि 12 छत्री के 12 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे बारादरी कहते हैं। बैठने की व्यवस्था ये शाहजहाँ ने बनाई थी। ये याद रखना है। उसके बाद जो अजमेर के चौहानों में महान शासक होते हैं, बिसलदेव चतुर्थ, जिसे बिसलदेव कहते हैं अपन, विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं, और बिसलदेव कहते हैं। 1153 ईस्वी में इनकी जो उपाधि थी, ये अपन को याद रखनी है। इनकी उपाधि थी कवि बांधव, ठीक है, कवि बांधव। ये याद रखना है। इन्होंने स्वयं ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली। हरिकेली नाटक अपन को याद रखना है, जो कि आगे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके शासनकाल में उनके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, जिनका नाम था सोमदेव और नरपति नाल। ये दोनों उनके काल में दोनों विद्वान उनके दरबार में रहते थे। सोमदेव ने जो प्रसिद्ध ग्रंथ का ललित विग्रहराज, ये याद रखना है। और नरपति नाल ने जो ग्रंथ लिखा बिसलदेव रासो, ये याद रखना है। यानी कि सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो ललित विग्रहराज। और नरपति नाल ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो बिसलदेव रासो। ये याद रखना है। उसके बाद जो याद रखना है, बिसलपुर जो बांध था, उसका निर्माण करवाया बिसलपुर बांध का, जो कि वर्तमान टोला राशियाँ टोक में है। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे कुतुबिक ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, ठीक है। ये याद रखना है। यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। किसने बनाई थी संस्कृत पाठशाला, विग्रहराज चतुर्थ ने। जिसे तोड़ किसने दी, कुतुबिक ऐबक ने। ये याद रखना है। माना ऐसा जाता है कि ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, ये भी माना जाता है। और यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है। ये किसका लगता है, तो ये पंजाब शाह संत का यहाँ पे उर्स लगता है, ठीक है। अपन को
ये याद रखना है। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में तोमरों को पराजित किया, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। और उनका साम्राज्य दिल्ली तक विस्तार हो गया, यानी कि दिल्ली पर उनका वहाँ तक उनका अधिकार हो गया। उनके काल में चौहानों का स्वर्ण युग कहते हैं, क्लासिक युग भी कहते हैं, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ चौहानों का स्वर्ण युग कहते हैं। उसके बाद जो चौहानों में जो प्रसिद्ध राजा आते हैं पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, ये याद रखना है, यानी कि चौहानों में सबसे प्रसिद्ध। उसके बाद जो अजमेर के महान शासक होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो 1170 से उनका शासनकाल शुरू होता है। उनका राज्याभिषेक 11 वर्ष की उम्र में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनका राज्याभिषेक हुआ तब एज कितनी थी, 11 वर्ष। और उनकी जो संरक्षिका थी, यानी कि जो देख रेख में शासन चलता था, ये कपूरी देवी थी, यानी कि उनका माता का नाम कपूरी देवी था। उन्होंने एक नीति अपनाई जिसका नाम था दिग्विजय नीति। इसका मतलब था कि आस पड़ोस के पूरे भी राज्य थे उनको पराजित कर अपने अंदर मिला लेना। 1182 में पहोबा का युद्ध होता है, जिसमें परबदी देव चंदेल को पराजित करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। उनका चचेरा भाई था जिसका नाम नागार्जुन था, उनको भी ये पराजित करते हैं, ये भी उनकी प्रमुख विजय थी। उसके बाद गुजरात के शासक जो भीमदेव सेकंड थे उनको भी पराजित करते हैं। कन्नौज के शासक, यहाँ से पृथ्वीराज चौहान की कहानी शुरू होती है। कन्नौज के शासक थे जिनका नाम था जय सिंह गढ़वाल, और उनकी पुत्री थी सुयोगिता, ठीक है, जिसे वो उठा के ले आते हैं और शादी कर लेते हैं। यानी कि कन्नौज की जो शासक जय सिंह गढ़वाल थे, उनकी पुत्री सुयोगिता से वो उठा के ले आते हैं और शादी कर लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना। भारत में जो प्रमुख खतरा पृथ्वीराज के समय में जो मंडरा रहा था, ये मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में था। उनका जो मुख्य उद्देश्य मोहम्मद गोरी का था, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। उसके बाद जो कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को जय सिंह गढ़वाल ने ही बुलाया था, जो कि सुयोगिता के पिताजी थे। उसके बाद पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में जो प्रसिद्ध युद्ध होते हैं, जिसमें एक का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तराइन वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। तो आइए दोस्तों अपन इनको युद्ध करा देते हैं। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, एक तरफ थे मोहम्मद गोरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है, मोहम्मद गोरी की हार होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये मोहम्मद गोरी की भारत में हुई दूसरी हार थी। पहली हार 1178 में मूलराज सेकंड के समय आबू के युद्ध में हुई थी, यानी कि सेकंड मोहम्मद गोरी की हार थी, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब जो सेकंड युद्ध होता है पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में, तराइन का सेकंड युद्ध जो कि 1192 में होता है, उसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ठीक है। ये दोनों युद्ध अपन को याद रखना है। दोनों युद्ध एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या होता है, 1194 में अजमेर का जो कार्यभार था ये कुतुबिक ऐबक को सौंप कर चले जाते हैं। उसके बाद तब तक पृथ्वीराज सेकंड के पुत्र जो गोविंद देव थे, ये यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में अपन को इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है, क्योंकि उन्होंने एक कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी अजमेर में, जिसका अध्यक्ष पद्मनाथ था। उनके काल में प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखे, जो कि निम्नलिखित हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में अनेक कवि थे, लेकिन उनमें से जो प्रमुख थे, एक तो नागेश्वर और एक जनार्दन, ये दोनों उनके कवि थे दरबार में रहने वाले। उसके बाद जो थे चाणक्य भट्ट, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, और तराइन का युद्ध का वर्णन नहीं किया गया, इसे की यहाँ पे इसमें नहीं किया गया, ये याद रखना है। उसके बाद जो उनके शासनकाल में जो कवि थे चंद्रप्रदाय, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, और इसमें तराइन का युद्ध का वर्णन मिलता है, और इसी में यही
वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये मिलती हैं। 4 बास 24 गज अंगुच कष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठो है सुल्तान मत चुको रे चौहान, यानी कि ये जो प्रसिद्ध लाइन है ये अपन को पृथ्वीराज अशोक में मिलती है, जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखना है। अजमेर के चौहान वंश में जो प्रसिद्ध मोहम्मद गौरी के शासनकाल में जो सूफी संत आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, ये प्रमुख है, अपन को याद रखना है। इनका जन्म हुआ था संजरी फारस जो कि ईरान में है, यहाँ पे हुआ था। और ये पृथ्वीराज थर्ड के काल में अजमेर में आए थे मोहम्मद गौरी के साथ में। इनका जो दरबार है उसको इल्तुतमिश ने बनाया था, ये याद रखना है। और ये गुलामों का गुलाम ऐसे कहते हैं, इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं, गुलामों का गुलाम, ठीक है। इसमें इस जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती जी का जो मतलब जो वहाँ पे दरबार बना हुआ है, दरगाह बनी हुई है, वहाँ पे 2 देग है, यानी कि 2 कढ़ाइयाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी कढ़ाई है वो अकबर ने बनाई थी, सबसे छोटी जहांगीर ने बनाई थी। अपन को याद ऐसे रखना है, सबसे बड़ी देग जो थी ये अकबर ने बनाई है, पिताजी ने बनाई थी, उनके बड़े पिताजी, और छोटी बनाई थी जहांगीर ने। मस्जिद जो बनाई थी शाहजहाँ ने बनाई थी, ये भी याद रखना है। चिश्ती संत संग्रह नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे गरीब नवाब या फ़कीर कहलाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे जो मेला लगता है प्रथम रजब से लगाकर 9वीं रजब तक यहाँ पे मेला लगता है। और यहाँ पे जो उद्घाटन करता है ये भीलवाड़ा के निवासी गौरी परिवार यहाँ इस मेले का उद्घाटन कर। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक ये मेला है, यानी कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन ने पढ़ लिया है अजमेर का पूरा इतिहास। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले और भी वीडियो जो कि राजस्थान के आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।